हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था? प्रोटोप्लास्ट कल्चर। ठीक है, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। तो आपके नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म परिवर्धन। ठीक है, जिसे कहते हैं सूक्ष्म परिवर्धन। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लो कि माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म परिवर्धन किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म परिवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन, हाँ, इसको सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्यों कहेंगे कि प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को अगर हम एक कंप्लीट प्लांट बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं या एक एक्सप्लांट के रूप में यूज़ में लेते हैं, तो वह प्रोसेस क्या कहलाएगी? माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म परिवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन वह प्रोसेस है जिसके अंतर्गत प्लांट के पार्ट्स को एक्सप्लांट के रूप में उपयोग में लिया जाता है और उससे एक नया पादपक या प्लांटलेट प्राप्त किया जाता है। तो वो क्या होगा? माइक्रो प्रोपेगेशन। तो क्या होगा? देखो कि माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत प्लांट के पार्ट्स को कर्तोतक के रूप में या एक्सप्लांट के रूप में यूज़ लिया जाता है एवं उनसे एक कंप्लीट प्लांटलेट या पादपक का निर्माण किया जाता है जो जनक के समान ही होता है या पेरेंट के समान ही होता है। तो यह प्रोसेस माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाती है। और माइक्रो प्रोपेगेशन की डेफिनेशन तो हमने जान ली। भाई इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट लेंगे, जड़ लेंगे, तना लेंगे, पत्ती लेंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी पार्ट ले लेंगे। उस पार्ट को लेने के बाद में क्या करेंगे? उसके छोटे टुकड़े को काम में लेंगे या जिस टुकड़े को क्या बोलेंगे, अगर अपन माइक्रो प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो बायोटेक में अगर किसी प्लांट का छोटा टुकड़ा काम में लेते हैं तो उसे कहते हैं कर्तोतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लांट। तो प्लांट के किसी पार्ट का एक्सप्लांट लेंगे, ठीक है, और एक्सप्लांट लेने के बाद में क्या करेंगे? उसे संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाएंगे और उससे एक प्लांटलेट या पादपक प्राप्त करेंगे जो पेरेंट के समान होता है। तो ये प्रोसेस तो हो गई माइक्रो प्रोपेगेशन। लेकिन इस माइक्रो प्रोपेगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके कुछ रीजंस थे कि कुछ स्पीसीज ऐसे होती है जिनमें ना तो सीड्स बनते हैं और अगर बनते हैं तो कम बनते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए किसी सीड की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। उसके किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को काम में लेके हम एक कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। सेकंड, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि जो संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है या वे स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पे है, उन स्पीसीज में माइक्रो प्रोपेगेशन करके उन स्पीसीज को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न क्या हुआ माइक्रो प्रोपेगेशन का कि जिनमें सीड कम बनते हैं उन स्पीसीज में हम माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू बहुत सारे प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड रीज़न क्या है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है या संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, या मैं यूँ कहूँ कि वे प्रजातियां जो विलुप्ति की कगार पे है, उन स्पीसीज को हम माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू उनके अधिक से अधिक प्लांट प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें लुप्त होने से बचाया जा सकता है कुछ हद तक। और थर्ड रीज़न क्या हो सकता है कि इस विधि के द्वारा जो प्लांट्स बनते हैं वो रोग मुक्त होते हैं।
तो ठीक है, इसके रीजंस क्या क्या हो गए कि सूक्ष्म प्रवर्धन को काम में लिया गया। सूक्ष्म प्रवर्धन इसलिए काम में लिया गया कि एक तो इसके प्लांट्स रोगमुक्त होते हैं और संकटग्रस्त प्रजातियों को भी इनसे सुरक्षित रखा जा सकता है। और माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू एक लिंगाश्री जो प्लांट होते हैं, एक लिंगाश्री मीन्स कि उस प्लांट पे या तो मेल प्लांट, वो या तो मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है, मीन्स उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक्टिव फॉर्म में या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को उत्पन्न करने के लिए भी माइक्रो प्रोपेगेशन काम में लिया जाता है। अब माइक्रो प्रोपेगेशन में 3 तरह की विधियाँ काम में आती है। तो मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, तो इसमें 3 तरह की विधियाँ आती है। फर्स्ट देखो, proliferation of axillary bud means कक्षस्थ कलिकाओं का प्रचुरोद भवन, इसको हिंदी में कहते हैं कक्षस्थ कलिकाओं का प्रचुरोद भवन। प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स को हिंदी में कहते हैं कक्षस्थ कलिकाओं का प्रचुरोद भवन। तो जो माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोसेस है उसे हम 3 वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किस किस टाइप से किस किस एक्सप्लांट का यूज़ करते हैं और उससे क्या विकसित होता है। तो ये फर्स्ट तो हुआ प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, सेकेंड हुआ बाय फॉर्मेशन ऑफ adventitious buds on explant। तो कर्तोतक पर अपस्थानिक कलिका के निर्माण के द्वारा, तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या आया या सेकंड जो मेथड की बात करें तो वो कौन सा है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन एक्सप्लांट मीन्स कर्तोतक पर अपस्थानिक कलिका के निर्माण के द्वारा। और थर्ड है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स कायिक भ्रूण जनन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन 3 मेथड में से मेथड 1 की बात करते हैं, प्रोलिफरेशन बाय प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। तो इस मेथड में जो फर्स्ट मेथड है कक्षस्थ कलिकाओं का प्रचुरोद भवन, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो प्लांट का शूट टिप होता है, पहले ये समझ लो शूट टिप क्या होता है। शूट टिप लीफ और स्टेम को कंबाइन में कहते हैं शूट, ठीक है। तो प्लांट की जो शूट टिप होती है उस शूट टिप को इसमें एक्सप्लांट के रूप में काम में लेते हैं। जो मेथड 1 है प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड, इसके अंदर क्या करते हैं कि जो प्लांट की जो शूट टिप होती है उस शूट टिप को एक्सप्लांट के रूप में लेते हैं या फिर इसके नोडल सेगमेंट को एज ए एक्सप्लांट यूज़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये प्लांट की शूट टिप को अलग करेंगे, अलग करके उसे स्टेरिलाइज करेंगे या निर्जमित करेंगे। निर्जमित करने के बाद में इसमें क्या करते हैं कि जो साइटोकाइनिन होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कि कल्चर साइटोकाइनिन युक्त संवर्धन माध्यम में उस एक्सप्लांट को रख देंगे और उस पर देखेंगे कि उस पर जो
सेगमेंट है या एक्सप्लांट है उससे एक्सिलरी बड्स का फॉर्मेशन होता है और उन एक्सिलरी बड्स से शूट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा वो देखो कि जो फर्स्ट मेथड है उसमें शूट टिप या नोडल सेगमेंट यूज लेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें कि जो शूट टिप होता है उसे साइटोकाइनिन युक्त कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम पे उसको संवर्धित करवाते हैं। तो देखते हैं कि जो एक्सप्लांट होता है उसकी जो शूट टिप होती है उससे एक्सिलरी बड्स में से शूट का फॉर्मेशन होता है, प्ररोह का निर्माण शुरू हो जाता है और उस प्ररोह में उपस्थित जो अन्य उसमें कक्षस्थ कलिकाएं होती है उन कक्षस्थ कलिकाओं में से भी मीन्स मान लो ये कोई सेगमेंट था, ठीक है, और ये है साइटोकाइनिन युक्त माध्यम या कल्चर मीडियम जिसे कहते हैं संवर्धन माध्यम। अब देखो कि जब इसे साइटोकाइनिन युक्त संवर्धन माध्यम में रखा जाता है तो आपको पता है कि साइटोकाइनिन क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है एक प्रकार से, तो वो वृद्धि कारक हार्मोन होता है। तो क्या करेगा कि ये जो शूट एपेक्स होता है या शूट की जो टिप होती है उस शूट टिप से यू करके इसमें से प्ररोह का या शूट का निर्माण शुरू हो जाता है और जो उसकी कक्षस्थ कलिकाएं होती है उन कक्षस्थ कलिकाओं से भी प्ररोह का बनना शुरू हो जाता है और ऐसे करके 2 से 3 सप्ताह में लगभग 5 से 6 इसमें शूट का फॉर्मेशन हो जाता है और इनको जब बाद में सब कल्चर करते हैं मीन्स इनको एक बार फिर से दूसरे संवर्धन माध्यम पे संवर्धित करते हैं तो रूट युक्त या मैं कहूँ कि इन पे जड़ का निर्माण हो जाता है और छोटे छोटे प्लांटलेट्स या पादपक, इन्हें कहते हैं पादपक या प्लांटलेट्स, ठीक है, तो इस पे छोटे छोटे पादपक या प्लांटलेट्स का निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, क्या यूज में लेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन के प्रोसेस में, इसमें शूट टिप या नोडल सेगमेंट लेंगे, ठीक है। जो मेथड 2 है बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स ऑन एक्सप्लांट। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि इसमें प्लांट की शूट टिप का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अंदर किसका यूज़ करेंगे, इसके अंदर या तो यूज़ करेंगे लीफ का या फिर रूट का। तो इसमें एज ए एक्सप्लांट या इसमें एक्सप्लांट के रूप में लीफ या रूट को उपयोग में लेते हैं, उसे साइटोकाइनिन युक्त संवर्धन माध्यम पे या कल्चर मीडिया पे स्थानांतरित करते हैं। थोड़े टाइम बाद में इसमें देखा जाता है कि उसमें एडवेंटिशियस या अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होने लगता है और थोड़े टाइम बाद में उन अपस्थानिक कलिकाओं से प्ररोह का निर्माण होने लगता है, ठीक है। तो बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स ऑन एक्सप्लांट, इस मेथड में क्या होगा कि इसमें शूट टिप का यूज़ नहीं लिया जाता है, इसमें शूट टिप के स्थान पे लीफ या रूट को एज ए एक्सप्लांट या कृतोतक के रूप में उपयोग में लेते हैं, उसे भी निर्जमित करते हैं। निर्जमित करने के बाद में साइटोकाइनिन युक्त कल्चर मीडियम पे उसको स्थानांतरित करते हैं और थोड़े दिनों बाद में उसमें रिजल्ट नोट करते हैं कि जो लीफ और रूट एक्सप्लांट था उस एक्सप्लांट से एडवेंटिशियस बड्स का या अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है और उन अपस्थानिक कलिकाओं में से प्ररोह का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जब इन्हें आगे उपसंवर्धित करते हैं या सब कल्चर करते हैं तब उन प्ररोह में से रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और उससे एक प्लांटलेट का निर्माण हो जाता है या पादपक का निर्माण हो जाता है। फिर पढ़ते हैं थर्ड, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या करते हैं, इसमें सोमेटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में कि प्लांट की सोमेटिक सेल्स से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है और इस प्रोसेस के द्वारा जिस एम्ब्रियो का निर्माण होता है उसे सोमेटिक एम्ब्रियो कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा डेफिनेशन में कि प्लांट के सोमेटिक सेल्स से डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन की प्रोसेस को
या प्लांट की कायिक कोशिकाएं जो कि द्विगुणित होती है, ठीक है। तो प्लांट की कायिक कोशिकाओं से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और इस प्रोसेस के द्वारा जिस एम्ब्रियो का निर्माण होता है उसे एम्ब्रियोइड्स, भ्रूणाभ या कायिक भ्रूण कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें प्लांट की सोमेटिक सेल्स, या तो वो जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, तो इसमें प्लांट की सोमेटिक सेल्स लेते हैं। उन सोमेटिक सेल्स को क्या कहेंगे? एक्सप्लांट। कोई भी माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर में कोई भी प्लांट पार्ट जो हम कल्चर के लिए उपयोग में ले रहे हैं उसे एक्सप्लांट कहते हैं। तो कोई भी जड़, तना, पत्ती, XYZ कुछ भी, तो उसे हम कहेंगे एक्सप्लांट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी एक्सप्लांट में सबसे पहले क्या होगा, वो डिवीज़न करेगा, ठीक है। डिवीज़न करके क्या बनाएगा? कैलस। ये बात ध्यान रखना, कैलस बनेगा, ठीक है। या तो उसमें डायरेक्ट शूट का फॉर्मेशन होगा या उसमें कैलस का निर्माण होगा। तो कायिक भ्रूण जनन के प्रोसेस में एक्सप्लांट को साइटोकाइनिन युक्त संवर्धन माध्यम पे स्थानांतरित किया जाता है। कुछ टाइम बाद में उसमें देखा जाता है कि एक्सप्लांट से डायरेक्ट या फिर एक्सप्लांट से कैलस का निर्माण होता है और उससे कायिक भ्रूण का निर्माण होता है। तो देखो, या तो एक्सप्लांट से डायरेक्ट ही सोमेटिक एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा या फिर उस पर कैलस बनेगा और कैलस की प्रत्येक सेल कायिक भ्रूण की तरह विभाजन दर्शाने लगती है। इट मीन्स वो क्या हुए? एम्ब्रॉइड्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इन्हें क्या करेंगे? इन्हें आगे सब कल्चर करने के लिए इन्हें संपुटित कर देंगे या कैप्सुलेटेड कर देंगे। तो ये जो सोमेटिक एम्ब्रियोज बने, कल्चर मीडिया जो साइटोकाइनिन युक्त था, पोष पदार्थों युक्त था, उस पर जब एक्सप्लांट को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कैलस बन जाता है। कैलस क्या होता है? अनडिफ्रेंशिएटेड या अविभेदित सेल्स का समूह। तो इसमें सोमेटिक सेल्स के डिवीज़न से क्या बने? यहाँ पे सोमेटिक एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो गया। अब इन्हें कैप्सुलेटेड कर लेते हैं या उनको संपुटित कर देते हैं, ठीक है। संपुटित करने के बाद में इन्हें संश्लिष्ट बीज या फिर सिंथेटिक सीड्स के रूप में या आर्टिफिशियल सीड्स के रूप में काम में ले लिया जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? जो एक्सप्लांट होता है उसका निलंबन या सस्पेंशन बना लेते हैं। सस्पेंशन बनाने के बाद में उसे कल्चर मीडियम पे उसको रख देते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। धीरे धीरे उसमें जो कैलस का फॉर्मेशन होता है, उस कैलस की प्रत्येक सेल को अलग अलग जेल में या अलग अलग उठा के उसे जेल में डुबोएंगे जो पोषक पदार्थों युक्त होगा, और उससे उन्हें कैप्सुलेट करके, संपुटित करके कृत्रिम बीज या आर्टिफिशियल सीड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं कि इस प्रोसेस के द्वारा हमने ये माइक्रो प्रोपेगेशन कर लिया। इसके लाभ क्या क्या होंगे कि इससे कम समय में अधिक पौधे प्राप्त हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग, इससे बनने वाले प्लांट्स में रोग नहीं होता, अर्थात वो रोग मुक्त प्लांट्स होंगे, डिजीज फ्री प्लांट्स होंगे, ठीक है। सेकंड थर्ड थिंग क्या होगी कि जिन प्लांट्स में बीज नहीं बनते या जिन प्लांट्स में लैंगिक जनन संभव नहीं होता, इस प्रोसेस के द्वारा वो भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इससे एक वर्ष में कई पीढ़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इससे बनने वाले प्लांट्स को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा बनने वाले प्लांट्स की साइज छोटी होती है, तो लाने ले जाने में उनको आसानी रहती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से होते तो उपयोगी है, लेकिन जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे आम और नारियल की, तो ये आर्थिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट फ्रूट्स होते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू इन प्लांट्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोसेस होती है वो ज़्यादा लागत की होती है या मीन्स एक्सपेंसिव होती है। इस प्रोसेस में
पैसे ज़्यादा लगते हैं और लागत कम होती है। मीन्स प्लांट्स जितना इस पर खर्चा होता है उसकी तुलना में उतने उसमें प्लांट्स नहीं बन पाते हैं, ये इसकी सीमाएं हैं। इसके बाद में आपके नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पढ़ा माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू सिंथेटिक सीड्स बनाए जाते हैं। अब देखो सिंथेटिक सीड्स क्या होते हैं। तो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है या तो माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर आता है सिंथेटिक सीड्स, या कभी कभी दोनों भी आ सकते हैं। तो पढ़ो। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सीड्स दोनों एक ही चीज़ है। तो कृत्रिम बीज क्या होते हैं? मैंने माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोसेस में समझाया था कि प्लांट के किसी सोमेटिक पार्ट या एक्सप्लांट के थ्रू सोमेटिक एम्ब्रियोज का निर्माण करवाया जाता है। तो क्या बने थे वहाँ पे? सोमेटिक एम्ब्रियोज। जिन्हें क्या कहते हैं? कायिक भ्रूण। हाँ, तो सोमेटिक एम्ब्रियोज को आर्टिफिशियल सीड किसे कहेंगे? सबसे पहले ये जान लो कि सोमेटिक एम्ब्रियोज को या कायिक भ्रूण को रक्षक व पोषक पदार्थों युक्त जेल में संपुटित करके जो सीड्स प्राप्त होते हैं या जो बीज प्राप्त होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सीड्स कहते हैं। तो सिंथेटिक सीड्स किसे कहेंगे? कि सोमेटिक एम्ब्रियोज को रक्षक व पोषक पदार्थों युक्त जेल में संपुटित करने के बाद में जो बीज प्राप्त होते हैं या जो संरचना प्राप्त होगी उसे सिंथेटिक सीड्स कहते हैं। तो मैंने कहा था कि जो सिंथेटिक सीड्स है वो किसके थ्रू बन रहे हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन या सूक्ष्म प्रवर्धन के थ्रू। तो देखो ये जो सिंथेटिक सीड्स हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? ये सिंथेटिक सीड्स कायिक भ्रूण होते हैं जो बाद में जब इनको कल्चर किया जाएगा, इन्हें उगाया जाएगा, तो उगाने के बाद में क्या करेंगे? ये नए प्लांटलेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब कायिक भ्रूणों को रक्षक व पोषक पदार्थों युक्त जेल में संपुटित करेंगे, मीन्स ये मान लो ये कायिक भ्रूण है और इसे इस जेल में कैप्सुलेट कर दिया, मीन्स इसके चारों ओर एक रक्षी आवरण का निर्माण हो गया जो किसका है? जेल से बना हुआ। ठीक है, और इस जेल के अंदर क्या क्या है? रक्षक व पोषक पदार्थ। तो जब सोमेटिक एम्ब्रियो को रक्षक व पोषक पदार्थों युक्त जेल में संपुटित किया जाता है तो वह संरचना सिंथेटिक सीड्स कहलाती है, सिंथेटिक सीड कहलाती है या आर्टिफिशियल सीड कहलाती है। तो सबसे पहले ये जो सिंथेटिक सीड का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट टी मुराशी ने दिया। तो अगर आपके पूछा जाए कि सिंथेटिक सीड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो सिंथेटिक सीड का कॉन्सेप्ट दिया टी मुराशी ने। इन्होंने क्या किया कि जो सोमेटिक एम्ब्रियोज थे उनको पोषक व रक्षी पदार्थों युक्त माध्यम या मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स क्या था? रक्षक व पोषक पदार्थों युक्त। तो इन्होंने क्या किया कि जो सोमेटिक एम्ब्रियोज थे, कायिक भ्रूण थे, उन्हें रक्षक व पोषक पदार्थों युक्त मैट्रिक्स में कैप्सुलेटेड किया, या फिर मैं कहूँ कि उनको संपुटित किया। तो वो जो रक्षी संरचना बनी उस रक्षी संरचना को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सीड्स कहते हैं। ठीक है, तो
इन सीड्स के निर्माण के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? तो देखो, सिंथेटिक सीड बनाने के लिए कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पोषक पदार्थ क्या हो गए इसमें? ये कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक पदार्थ, फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड इसमें चाहिएगा पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, ठीक है, और तीसरा ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब देखो, कोई भी सिंथेटिक सीड हमें बनाना है तो उसके लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी? तो हमने जनरली ये देख लिया कि रक्षी और पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये रक्षी और पोषक पदार्थ कौन कौन से हो गए? कार्बनिक व अकार्बनिक पोषक पदार्थ, कीटनाशी व कवकनाशी, जो क्या है? फंजीसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो कीटनाशी एवं फंजीसाइड, ठीक है। फिर आते हैं वृद्धि नियामक हार्मोन्स या वृद्धि नियामक हार्मोन, ठीक है। तो इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी सिंथेटिक सीड बनाने के लिए। अब सिंथेटिक सीड्स कितने प्रकार के होते हैं वो देखो। शुष्कीय तंत्र जिसे कहते हैं, डेजिकेटेड सिस्टम, और सेकंड है जलीय तंत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रेटेड सिस्टम। तो एक सिंथेटिक सीड बनाने के लिए किन किन की आवश्यकता होगी? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों युक्त या पोषक पदार्थों की, सेकंड है पेस्टिसाइड या फंजीसाइड की, और थर्ड है वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स की, ठीक है। तो इनकी आवश्यकता होगी। और ये जो बनने वाले सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सीड्स हैं, ये दो प्रकार के होंगे। शुष्कीय तंत्र जिसे कहते हैं डेजिकेटेड सिस्टम, और सेकंड होता है हाइड्रेटेड सिस्टम जिन्हें कहते हैं जलीय तंत्र। तो जो फर्स्ट है शुष्कीय तंत्र, इसकी बात करते हैं। तो इसमें बनने वाले सीड्स को शुष्कता सहन करने योग्य बनाते हैं। मीन्स जो सूखे की कंडीशन होगी उसको सहने योग्य इन सीड्स को बनाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि इस तंत्र में बनने वाले बीजों को शुष्कता सहन करने योग्य बनाया जाता है और उन्हें एब्सिसिक एसिड जिसे ABA बोलते हैं, इसे एब्सिसिक एसिड से उपचारित करते हैं। एब्सिसिक एसिड से उपचारित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है कि ये भी ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। वृद्धि नियामक हार्मोन है, कौन सा? एब्सिसिक एसिड। तो क्या करते हैं, इस प्रकार के तंत्र में जो बनने वाले सिंथेटिक सीड्स होते हैं, इन सिंथेटिक सीड्स को शुष्कता सहन करने योग्य बनाते हैं, उन्हें एब्सिसिक एसिड से उपचारित करते हैं, उसके बाद में उन्हें फंजीसाइड व पेस्टिसाइड से उपचारित करते हैं और उसके बाद में उसे जेल में डुबोकर उसका बीज बनाया जाता है, ठीक है। और जो सेकंड है जलीय तंत्र, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें जलीय जेल का उपयोग किया जाता है और ये जेल कौन सी होती है? कैल्शियम एल्जिनेट। तो हाइड्रेटेड सिस्टम में क्या करेंगे कि उसमें तो शुष्कता सहन करने के लिए उनको अनुकूलन दिया जाता है। इस प्रकार के जलीय तंत्र में जलीय माध्यम में बनी जेल का यूज लेते हैं। ये जो जेल इसमें काम में आती है वो जेल कौन सी होती है? कैल्शियम एल्जिनेट। तो इसमें क्या करते हैं, क्या क्या यूज में आएगा? इसमें कैल्शियम एल्जिनेट यूज में आएगा, जो एक प्रकार की उपयुक्त जेल है जो कि जलीय माध्यम बना सकती है या जलीय मैट्रिक्स बना सकती है। तो इस जो जेल है उसमें क्या क्या डालेंगे? ये सारे पदार्थ इसमें डालेंगे, ठीक है। कार्बनिक व अकार्बनिक पोषक पदार्थ, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और ग्रोथ रेगुलेटर्स इस कैल्शियम एल्जिनेट में डालेंगे
और थर्ड थिंग इसमें क्या चाहिए होगी, वो है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें सिंथेटिक सीड बनाने के लिए क्या करेंगे, जलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें जो उपयुक्त जेल होती है, वो उपयोग में लाई जाने वाली उपयुक्त जेल है कैल्शियम एल्जिनेट। तो कैल्शियम एल्जिनेट को ब्यूरेट में भर लिया जाता है और ब्यूरेट में भर के उसे बूंद बूंद डाला जाता है। तो जब उसकी बूंद बनती है, मान लो यह है ब्यूरेट और ब्यूरेट में यह है वो ड्रॉप किसकी, कैल्शियम एल्जिनेट की जेल की, ठीक है। तो ये जो जेल है उसमें से जो एक ड्रॉप बनेगी, उस ड्रॉप के नीचे कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में गिरने से पहले ही जो सोमेटिक एम्ब्रियोज होते हैं, उन सोमेटिक एम्ब्रियोज को उस बूंद में इंजेक्ट करवा दिया जाता है। कैसे, कंसिडर करो कि ये है कोई ब्यूरेट, ठीक है, और ये इसमें है बूंद। तो जब ये बूंद इस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड का, और इसके अंदर क्या क्या है, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, और पोषक पदार्थ। तो ये कैल्शियम क्लोराइड जिसमें ये सभी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, तो इस जो कैल्शियम एल्जिनेट की जो ड्रॉप बनती है, उस ड्रॉप को इस सॉल्यूशन में गिरने से पहले ही इसमें सोमेटिक एम्ब्रियो का प्रवेश करवा दिया जाता है। और जब ये बूंद इसके अंदर आके गिरती है, तो गिरने के तुरंत बाद इसके चारों ओर कैल्शियम एल्जिनेट एक परत बनाना शुरू कर देता है, और वो परत कठोर हो जाती है, बाद में हार्ड हो जाती है, और फिर ये जो सीड्स प्राप्त हुए, इन सीड्स को डिस्टिल्ड वाटर या आसूत जल से धो लिया जाता है और इन्हें वेटमान पेपर या फिल्टर पेपर पे सुखा दिया जाता है। उसके बाद में से डायरेक्ट ही या तो कल्चर मीडियम पे ग्रो करवा सकते हैं या फिर इनको ज़मीन में बीज की तरह बो के भी नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह ये प्रोसेस की जाती है। अब देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसके उपयोग बोल सकते हैं हम कि इससे बहुत ही ज़्यादा संख्या में प्लांट्स प्राप्त हो सकते हैं, समय कम लगता है, प्लांट्स रोग मुक्त प्राप्त होते हैं, जो रिसर्च की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। उसके अलावा इनसे बनने वाले जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ जल्दी करेंगे। उसके अलावा ये जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स से प्लांट में होने वाली सुषुप्त काल, जिसे डोरमेंसी कहते हैं, सुषुप्त काल, तो प्लांट्स में होने वाली डोरमेंसी को भी या उस समय को हटा दिया जाता है और एक साल में कई सारे प्लांट प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्लांट भी सिंथेटिक सीड्स के हेल्प से बना सकते हैं। इन बनने वाली सीड्स की लागत भी कम होती है, ठीक है, और मीन्स इनका प्रोडक्शन अच्छा होगा और पैसे भी कम लगेंगे, सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो। और बहुत सारे